हेलो नमस्कार। अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मैं आप लोगों के लिए नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अति और बहुविकल्पी कराया था और कुछ लघुत्तरी प्रश्न भी मैंने आप लोग को बताया था जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे निर्जलीकरण या फिर चुनचुने। तो आज का हमारा टॉपिक है टिप्पणी लिखिए बच्चों में सूखा रोग। ये सूखा रोग क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। ये भी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, ये आपका पूरा लेसन ही बहुत यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपके विस्तृत प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, अति और बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले ही हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। आइए मैं बताती हूँ आप लोग को सूखा रोग क्या होता है। सूखा रोग जो होता है वो उसको रिकेट्स यानी विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो अस्थि होती है वो विकृत हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है। तो आपको लिखना किस प्रकार से है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो पोषक पोषक तत्वों की न्यूनता के परिणाम स्वरूप बच्चों में होने वाला एक सामान्य रोग सूखा रोग यानी रिकेट्स या अस्थि विकृति भी है। यह रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस नामक खनिजों का उचित अवशोषण नहीं हो पाता है। इस स्थिति में शरीर की अस्थियां कमजोर होने लगती हैं। इसी स्थिति को अस्थि विकृति या सूखा रोग कहा जाता है। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं तथा उसका समुचित विकास नहीं हो पाता। बच्चों का पेट बढ़ जाता है तथा आगे को निकला हुआ सा प्रतीत होता है। रोग के बढ़ जाने पर बच्चों की पसलियों में हड्डी और उपास्थि के जोड़ों के स्थान पर गोल उभार दिखाई देने लगता है। इसे रिकेटी रोजरी कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त बालक का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वह प्रायः थका सा, परेशान, दुखी तथा अप्रसन्न सा दिखाई देता है। इसके लिए हम उपचार क्या करें? सूखा रोग या रिकेट्स नामक रोग के उपचार के लिए बच्चे को विटामिन डी की अतिरिक्त मात्रा देनी चाहिए। विटामिन डी युक्त आहार अधिक देना चाहिए। बच्चे को काफी समय तक धूप में सूर्य की प्रकाश में रखना चाहिए। इससे अतिरिक्त बच्चे का आहार संतुलित, पौष्टिक एवं कैल्शियम व खनिज की अतिरिक्त मात्रा से युक्त होना चाहिए। मैंने आप लोग को बताया था कि विटामिन डी, कोई प्रश्न ऐसे पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें निःशुल्क मिलता है। तो विटामिन डी हमें निःशुल्क मिलता है, वो भी सूर्य की रोशनी से। तो ज़्यादातर छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। गर्भावस्था के बाद जब जन्म लेता है बालक तो उसका शरीर जो होता है वो बाहर के वातावरण से सामंजस्य करने में थोड़ी उसको परेशानी होती है और उस स्थिति में नवजात शिशु को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर नवजात शिशु को सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती है तो बच्चा कमजोर होने लगता है। उसे बहुत प्रकार की बीमारियां होने लगती है, जैसे पीलिया हो गया या उसकी हड्डियां जो होती है वो कमजोर होने लगती है। बालक बिल्कुल जैसे सूखा रोग से ग्रसित होने लगता है, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, पेट निकलने लगता है। तो ये सब समस्याएं होने लगती। इससे बचने के लिए हमें नवजात शिशु के आहार के साथ साथ उसे विटामिन डी की प्रचुर मात्रा के लिए धूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखना चाहिए। इससे विटामिन डी की जो कमी है वो दूर हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिए। बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं लेकिन प्रश्नों के उत्तर एक ही है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न? शिशुओं को 1 साल की उम्र तक कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों का नाम लिखिए तथा उनसे कौन कौन सी बीमारियों का बचाव होता है इसका भी वर्णन कीजिए। अथवा टीकाकरण क्या है, शिशुओं के लिए यह क्यों आवश्यक है, जन्म के उपरांत लगाए जाने वाले टीकों के बारे में लिखिए। किन्हीं 2 टीकों के नाम और इनके लगाने का समय लिखिए। टीकाकरण से क्या लाभ है, इससे कौन सी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, टीकाकरण क्या है, यह क्यों आवश्यक है। देखिए अभी कितने सारे प्रश्न हैं,
इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो एक ही है। इसलिए इस प्रश्न को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो टीकाकरण क्या होता है, पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण के द्वारा हम जो भी बीमारियां होती हैं उनसे अपने आप को यानी नवजात शिशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। किससे? संक्रामक रोगों से। ठीक है, तो आइए देखिए टीकाकरण क्या है। नवजात शिशु को निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, जहां एक और शिशु के आहार, शारीरिक स्वच्छता तथा वस्त्र एवं विश्राम आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वहीं दूसरी ओर नवजात शिशु को विभिन्न संक्रामक रोगों से भी बचना आवश्यक होता है। इन संक्रामक रोगों से बचाव के लिए आधुनिक चिकित्सा ने विभिन्न दवाइयां खोज ली है, जो बच्चों को टीके के माध्यम से दी जाती है या पिला दी जाती है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। इन दवाओं से शिशु के शरीर में संबंधित रोगों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है तथा शिशु के रोगग्रस्त होने की आशंका प्रायः समाप्त हो जाती है। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। 1 वर्ष की आयु तक शिशु को मुख्य रूप से टीबी, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी तथा ट्रिपल वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं। अब इन सब के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता देना चाहती हूँ। तो पहला जो है वो हमारा है टीबी से बचाव का टीका। और ये जो टीबी से बचाव का टीका है ये बीसीजी का टीका होता है और ये जन्म के 24 घंटे के अंदर में या फिर 1 महीने के अंदर में ये टीका लग जाता है। ये टीका लगवाने के बाद बच्चों को थोड़ी बुखार होती है और बच्चे रोते हैं और उनके जो जिस जगह पे यह टीका लगा रहता है उनके हाथ में यानी कि जो आपका शोल्डर होता है, ठीक है, तो दाएं बाह जो होती है उसके ऊपर ये टीका लगता है। तो उस स्थान पर बच्चे के थोड़ी पस बनती है, मवाज बनती है, वो पकता है। अगर उसमें से पस निकलता है या वो घाव बनता है तो यह माना जाता है कि यह टीका सफल हुआ, क्योंकि वो जो पस बनता है वो बच्चे के शरीर से उस विषाणु को बाहर निकलता है जिसको पनपने से रोकने के लिए हम यह टीका बच्चों को लगवाते हैं। तो ये देखिए आपको लिखना क्या है। टीबी से बचाव का टीका। तपेदिक या टीबी एक भयंकर रोग है। इस रोग से बचने के लिए लगाए जाने वाले टीकों को बीसीजी का टीका कहते हैं। नवजात शिशु को लगाए जाने वाले विभिन्न टीकों में सर्वप्रथम यही रोग निरोधक टीका लगाया जाता है। सामान्य रूप से जन्म के उपरांत 24 घंटे के अंदर नवजात शिशु को यह टीका अवश्य ही लगा दिया जाता है। बीसीजी का यह टीका सामान्य रूप से दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में ही लगाए जाते हैं। बाह में जिस स्थान पर यह टीका लगाया जाता है उस स्थान पर बाद में एक गांठ सी बन जाती है। बाद में यह गांठ अपने आप धीरे धीरे सूख जाती है, परंतु इसका निशान हमेशा बना रहता है। यह टीका लगाने से बच्चे को बहुत दर्द होता है। दूसरा है आपका चेचक से बचाव का टीका। चेचक से बचाव के लिए जो टीका लगता है वो जन्म के 14 दिन के अंदर में लग जाता है और यह जो टीका लगता है वह भी बाह पर ही लगता है, हाथ के बाह पर ही लगता है और उसका भी निशान रह जाता है। ठीक है, इस टीके के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चे को बुखार हो जाता है और बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जब किसी भी चीज को हम बच्चे के शरीर में जब किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जब हम डालते हैं टीके के रूप में, तो जब वो टीका का इंजेक्शन लगता है बच्चे को तो वो शरीर में जब प्रवेश करने लगता है तो उससे क्या होता है, बच्चे का शरीर और वो टीका जब आपस में मिलने लगता है तो उससे बच्चों को दर्द और बुखार होता है और ये एक स्वाभाविक लक्षण है। इससे माँ लोग को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चेचक से बचाव का टीका। नवजात शिशु को चेचक रोग से बचाने के लिए चेचक का टीका भी लगवाया जाता है। सामान्य रूप से बच्चे को 14 दिन तक
बाद ही यह चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए। यदि इस अवधि में यह टीका न लगवाया जा सके तो 3 माह के अंदर अवश्य लगवा देना चाहिए। यह टीका सामान्य रूप से शिशु के बाह में ही लगाया जाता है। आजकल कुछ लोग बच्चे को, विशेष रूप से लड़कियों को, यह टीका कूल्हे पर लगवाया करते हैं। इसका कारण यह है कि इस टीके का पक्का निशान पड़ जाता है तथा बाह पर निशान अच्छा नहीं लगता है। चेचक का टीका जिस स्थान पर लगाया जाता है वह स्थान पहले लाल हो जाता है, फिर बाद में सूजने लगता है। उस स्थान पर बाद में सफेद रंग का एक प्रकार का छाला सा बन जाता है। इस छाले में पानी जैसा तरल पदार्थ भरा रहता है। धीरे धीरे यह छाला सूखने लगता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छाला छिलना नहीं चाहिए। छिल जाने पर यह बहुत दर्द होता है। यह टीका ठीक ठीक ढंग से सूख जाए तो अपने आप उसका छिलका उतर जाता है। इस समय टीके के स्थान पर गोले का तेल लगाया जा सकता है। चेचक के टीके को लगवाने के बाद उसका फूलना अनिवार्य होता है। यदि किसी कारणवश यह टीका न फूले तो पुनः टीका लगवाने का परामर्श देना चाहिए। इसी प्रकार बीसीजी के भी टीके में होता है। अगर बच्चे के हाथ यानी बाह पे जो टीका लगा जाता है, अगर वो टीका पकता नहीं है, उसमें से मवाज नहीं बनता है, तो वो टीका सफल नहीं माना जाता है। तीसरा है पोलियो से बचाव का टीका। पोलियो से बचाव के टीके के बारे में तो आप सब लोग जानती हैं। पोलियो की खुराक आपके लगभग पहले जो था, आज से 3 साल 4 साल पहले बहुत ज़्यादा ही होता था। लगभग हर माह, दूसरे माह में पोलियो का ड्रॉप बच्चों को पिलाया जाता था, हर 5 वर्ष के अंदर के जितने बच्चे होते थे। लेकिन अभी हमारा भारत पोलियो से मुक्त होने के कगार पे आ गया। लगभग यहाँ पर पोलियो समाप्त ही हो चुका है। इस वजह से अभी बहुत दिनों बाद, 6 महीने या 1 साल के बाद, यह ड्रॉप बच्चों को पिलाया जाता है। तो देखिए पोलियो क्या होता है। पोलियो में क्या होता है, बच्चों का जो शरीर होता है, उनके जो अंग होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, यानी हाथ पैर में जैसे लकवा जैसी बीमारी हो जाती है। वो अंग उनका कोई भी कार्य करने योग्य नहीं रहता है। तो क्या है, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल बच्चों को ही हुआ करता है। इस रोग से बचने के लिए टीके की खोज हो चुकी है। पोलियो का टीका सुई आदि से नहीं लगाया जाता, अर्थात इस दवा को सीधे रक्त में नहीं मिलाया जाता। यह टीका मीठी दवा के रूप में होता है तथा बच्चे को पिलाया जाता है। पोलियो की दवा सामान्य रूप से जन्म के उपरांत प्रथम माह में ही पहली बार दे दिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चेचक के टीके तथा पोलियो के ड्रॉप के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर अवश्य होना चाहिए। पोलियो की दवा कुछ मिलाकर 3 बार दी जाती है। प्रथम खुराक जन्म के बाद लगभग 1 माह के अंदर में ही दी जाती है। दूसरी खुराक 1 माह के अंदर में दी जाती है। इसके बाद 1-1.5 माह बाद तीसरी खुराक भी दी जाती है। इसके बाद जब बच्चा 1-1.5 वर्ष का हो जाता है तब यह एक खुराक और दी जाती है। इस खुराक का उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना होता है। पोलियो के टीके के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ हो और उसे दस्त या ज्वर ना हो। पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के लिए अब भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पल्स पोलियो नाम से एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद चौथा है ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन, ये इसका नाम ही है ट्रिपल वैक्सीन, यानी 3 वैक्सीन एक साथ दी जाती है, जैसे काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये तीनों वैक्सीन एक साथ दी जाती है, इसलिए इसको ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। पोलियो के इस दुआरूपी टीके के साथ ही एक अन्य टीका भी बच्चे को दिया जाता है, जिसे ट्रिपल वैक्सीन अथवा डीपीटी का टीका कहते हैं। यह टीका काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया नामक संक्रामक रोग के लिए होता है। यह टीका सुई के माध्यम से दिया जाता है। फिर इसके बाद है हेपेटाइटिस बी से बचाव का टीका। हेपेटाइटिस बी एक घातक रोग है तथा इसका संक्रमण क्रमशः बढ़ रहा है। अब इससे बचाव के लिए भी नवजात शिशु को टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के टीके की पहली खुराक शिशु के जन्म के समय से ही दी जाती है। दूसरी खुराक 6 से 9 माह की आयु में दी जाती है। इस टीके की बूस्टर खुराक 10 वर्ष की आयु में दी जाती है। छठा है हैजे से बचाव का टीका। ये हैजे से बचाव का टीका क्यों दिया जाने लगा? पहले जब हैजा बीमारी फैलती थी तो ये पूरे गांव पूरे बस्ती को ही समाप्त कर देता था। इस वजह से हैजे के लिए भी नवजात शिशुओं को टीका लगाया जाता है, ताकि अब की पीढ़ी में या अब के समय में कोई भी व्यक्ति हैजे नामक घातक बीमारी से संक्रमित ना हो। हैजे का टीका नवजात शिशु को नहीं लगाया जाता। सामान्य रूप से यह टीका 1.5-2 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रथम बार लगाया जाता है। यह टीका गर्मी के मौसम में लगाया
लाभदायक माना जाता है। प्रथम बार हैजे का टीका 2 या 3 खुराक में 2-2 सप्ताह के अंदर में लगाया जाता है। इसके बाद यह टीका प्रतिवर्ष एक बार गर्मियों में लगाया जाता है। इसके बाद है फिर टाइफाइड से बचने का टीका। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है, सिर्फ आपको 1 वर्ष के अंदर में जो टीके लगाए जाते हैं वही बताना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर आप 4 भी लिख देते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, टीबी यानी बीसीजी का टीका, फिर उसके बाद चेचक का टीका, पोलियो और ट्रिपल वैक्सीन। अगर आप 4 भी लिख दे रहे हैं तो बहुत है, और बहुत ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये श्योरली प्रश्न आने वाले ही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।